आर्टिकल 14 कानून का शासन स्थापित करता है, वहीं आर्टिकल 15 सभी प्रकार के भेदभाव समाप्त करता है। आर्टिकल 15 फर्स्ट में कहा गया है कि किसी भी नागरिक से धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान को लेकर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 15(2) कोई नागरिक धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, स्नान घाटों, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान में प्रवेश या कुओं, तालाबों या स्नान घाटों में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। ये देख सकते हैं डॉक्टर अंबेडकर जी ने 1927 में तालाब सत्याग्रह चलाया था। आर्टिकल 15 का 3 आर्टिकल 15(3) में कहा गया है लेकिन बच्चों और महिलाओं के लिए विशेष उपबंध किए जा सकते हैं। आर्टिकल 15 का 4 जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं अर्थात ओबीसी हैं और एससी और एसटी हैं, उनके लिए विशेष उपबंध किए जा सकते हैं। ये संविधान के पहले संशोधन 1951 के द्वारा चंपकम दोराय राजन वाले केस में जोड़ा गया था। ये चंपकम दोराय राजन वाला केस मद्रास हाई कोर्ट में आया था और ये देख सकते हैं ये चंपकम दोराय राजन वाला केस है। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार पूछा गया है। अब आर्टिकल 15 के 5 में देखते हैं जो पिछड़े वर्ग हैं और जो अनुसूचित जाति और जनजाति के जो सदस्य हैं उनके लिए शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए छूट संबंधी नियम बनाए जा सकते हैं। ये छूट संबंधी नियम सभी सरकारी और सभी जो निजी विद्यालय सभी के लिए होगा, लेकिन जो अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक जो संस्थाएं हैं उनमें ये लागू नहीं होगा। आर्टिकल 15(6) कमजोर वर्ग अर्थात ईडब्ल्यूएस की उन्नति के लिए शैक्षणिक संस्थानों में 10% सीट आरक्षित की जा सकती हैं। ये 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा जोड़ा गया। अब इसमें भी जो अल्पसंख्यकों के जो शैक्षणिक अधिकार हैं उसमें भी ये नियम लागू नहीं होगा। अब देखते हैं 93वें संविधान संशोधन 2005 के द्वारा ओबीसी को 2006 से सभी शैक्षणिक संस्थानों में 27% का आरक्षण दिया गया था और यहीं पर न्यायालय ने कहा था कि इसमें क्रीमी लेयर का पालन करना होगा। क्रीमी लेयर अर्थात ऐसे ओबीसी के व्यक्ति जो किसी संवैधानिक पद पर हैं या जिनकी आय एक निश्चित सीमा से अधिक है, उनको इसका लाभ या उनके बच्चों को इसका लाभ नहीं दिया जाएगा। आर्टिकल 16 की बात करते हैं। अब आर्टिकल 16 सभी प्रकार की नियुक्तियों में समानता की बात करता है अर्थात किसी से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा नियुक्ति करने में। यहां पर 16 के फर्स्ट में कहा गया है कि सभी नागरिकों के लिए समान अवसर होंगे, समान अवसर होंगे अर्थात अवसरों में समानता होगी। वहीं आर्टिकल 2 में कहा गया है कि रोजगार देने के मामले में किसी भी नागरिक से धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या निवास के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। वहीं आर्टिकल 16 के 3 में कहा गया है कि संसद किसी विशेष क्षेत्र या विशेष रोजगार के लिए निवास की शर्त आरोपित कर सकती है। मान लीजिए उत्तर पूर्व भारत है या तेलंगाना या आंध्र प्रदेश का कोई ऐसा क्षेत्र है जिसमें विशेष रोजगार के लिए निवास की शर्त आरोपित की जा सकती है। अब 16 का 4 जो पिछड़े वर्ग हैं, एससी हैं, एसटी हैं, उनके पक्ष में आरक्षण किया जा सकता है। तो ये बात कही गई है 16(4) में। वहीं 16(4)(a) की बात देखते हैं। 16(4) में कहा गया है जो अनुसूचित जाति एससी और एसटी के जो लोग हैं उनको प्रमोशन में भी आरक्षण दिया जा सकता है और ये जोड़ा गया था 77वें संविधान संशोधन 1995 के द्वारा। अब 16 के 5 में अब किसी धार्मिक संस्था में यदि नियुक्ति की बात हो तो उस धर्म के व्यक्ति के लिए वह सीट आरक्षित की जा सकती है। मान लीजिए कोई हिंदू धर्म की संस्था है तो उसमें हिंदू धर्म के लोगों के लिए वो सीट आरक्षित की जा सकती है। अब आर्टिकल 16 का 6 आर्थिक पिछड़े वर्गों के जो लोग हैं अर्थात ईडब्ल्यूएस जो है उनके लिए 10% आरक्षण यहां पर दिया जा सकता है। 103वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा ये जोड़ा गया था। अब देख लेते हैं कुल आरक्षण कितना है। ईडब्ल्यूएस में
के लिए 10% आरक्षण है, ओबीसी के लिए 27% आरक्षण है, वहीं एससी के लिए 15% आरक्षण है, वहीं एसटी के लिए 7.5% आरक्षण है। ये मैं केवल संघ सरकार की बात अर्थात केंद्र सरकार की बात कर रहा हूं, राज्यों में अलग अलग हो सकता है। अब ये जो बीपी मंडल, जिसे मंडल कमीशन भी कहा जाता है, ये बहुत ही चर्चित मंडल जो है रहा था। अब ये क्या है? दरअसल 1979 में मोरारजी देसाई की सरकार थी, उन्होंने दूसरे पिछड़े वर्ग आयोग का गठन किया था और उसके आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे बीपी मंडल। अब पहले वर्ग जो पिछड़े वर्ग आयोग का गठन 1953 में किया गया था, तो आप मुझे बताएंगे जो पहले पिछड़े वर्ग का जो गठन किया गया था उसके अध्यक्ष कौन थे और ये क्यों किया गया था? ये किया गया था आर्टिकल 340 के तहत, जो संविधान में पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए सुझाव देने के लिए इस कमीशन का गठन किया गया था, जिसे साधारणतः मंडल कमीशन के नाम से जाना जाता है। ये मंडल जी हैं और ये बीपी मंडल कमीशन है। अब इस आयोग ने 1980 में अपनी रिपोर्ट दी थी और इसमें 3743 जातियों को पिछड़े वर्ग में रखने की सिफारिश की थी, जो कि कुल जनसंख्या का 52% उनका हिस्सा था। अब विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी और विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने 27% ओबीसी को आरक्षण देने की घोषणा कर दी थी। अब ये जो इंदिरा साहानी केस 1992 है, ये भी काफी चर्चित केस है और कई परीक्षाओं में पूछा भी गया है। इसकी हम यहां पर जो है चर्चा कर लेते हैं। देखिए आर्टिकल 16(4), यहां पर 164 नहीं बल्कि 16(4) है। 16(4) में जो पिछड़े वर्गों के लिए, जो पिछड़े वर्गों के लिए जो रोजगार आरक्षण की व्यवस्था की बात कही गई थी, उसका परीक्षण उच्चतम न्यायालय द्वारा किया गया और न्यायालय ने यह निर्णय दिया इंदिरा साहानी केस में कि देखो क्रीमी लेयर का पालन होना चाहिए। क्रीमी लेयर अर्थात जो ऐसे संवैधानिक पद पर हैं या जिनकी आय एक निश्चित आय से अधिक है, उन्हें ओबीसी में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। उनके बच्चों को इस आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। और दूसरा जो निर्णय दिया कि प्रमोशन में आरक्षण नहीं होगा। और तीसरा जो दिया, कुल आरक्षित कोटा 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। अब मान लीजिए कुछ सीट पिछले वर्ष में खाली रह जाती हैं तो वो अगले वर्ष में जोड़ी जा सकती हैं, लेकिन फिर भी 50% कुल सीटों का जो है उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। ये इंदिरा साहानी केस में ये फैसला माननीय न्यायालय ने, उच्चतम न्यायालय ने ये दिया था। अब हम देख लेते हैं यहां पर आर्टिकल 16 से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए थे। अब संसद के एक अधिनियम द्वारा 1993 में पिछड़े वर्गों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग अर्थात ओबीसी आयोग का गठन किया था। बाकी इसकी डिटेल है वो जब आयोग का जो टॉपिक जब चलेगा तब हम उसमें जो है इसका डिस्कस अच्छे तरह से करेंगे। अभी देख लेते हैं 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा इस आयोग को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया था। अब ये आर्टिकल 338 के बी में है और जो पिछड़ा वर्ग आयोग है वो एक संवैधानिक आयोग है। मैं यहीं पे बात बता रहा हूं आपको। देखिए 3 प्रकार की संस्था होती हैं। एक तो संवैधानिक संस्था होती है, जैसे आपने देखा जिसका संविधान में किसी आर्टिकल में जिसका जिक्र होता है, तो ये 102वें संविधान के संशोधन के अधिनियम के द्वारा 2018 द्वारा इसे 338 बी में रख दिया गया। इसी वजह से एक संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। लेकिन कुछ ऐसी संस्थाएं होती हैं जो संविधान द्वारा गठित नहीं की जाती बल्कि संसद के नियम के द्वारा गठित की जाती हैं, संसद के कानून के द्वारा गठित की जाती हैं, तो उन्हें बोलते हैं सांविधिक संस्था। सांविधिक संस्था उन्हें बोलते हैं। और तीसरे प्रकार की वो संस्था होती हैं जिन्हें ना तो संसद द्वारा गठित किया जाता है, ना ही उनका जिक्र संविधान के किसी आर्टिकल में होता है, तो उनको न तो संवैधानिक और न सांविधिक संस्था बोलते हैं, बल्कि कार्यपालिका के आदेश के द्वारा गठित की जाती हैं, जैसे नीति आयोग। नेक्स्ट अब चलते हैं 76वें संविधान संशोधन अधिनियम 1994 के द्वारा तमिलनाडु में आरक्षण 69% कर दिया था और इसको 9वीं अनुसूची में डाल दिया था। 9वीं अनुसूची एक ऐसी अनुसूची है जिसका उच्चतम न्यायालय न्यायिक पुनर्विलोकन या न्यायिक परीक्षण नहीं कर सकता। लेकिन अब फैसला हो गया है कि इस 9वीं अनुसूची
में जो भी कानून डाला जाता है उसका भी न्यायिक पुनरीक्षण हो सकता है। अब आप देखते हैं ईडब्ल्यूएस को आरक्षण 103वें संशोधन 2019 के द्वारा 10% दिया गया था। तो ये सभी महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि एग्जाम में आ चुके हैं। अब हम चलते हैं आर्टिकल 17 की तरफ, अस्पृश्यता अर्थात अनटचेबिलिटी की तरफ। अनटचेबिलिटी का अंत किया जाता है, ये आर्टिकल 17 में है। कई बार क्वेश्चन इसमें से पूछा जा चुका है कि अस्पृश्यता का अंत कौन से आर्टिकल द्वारा किया गया है, तो आर्टिकल 17 के द्वारा अंत किया गया है। अब इसमें किसी भी प्रकार की अस्पृश्यता या छुआछूत पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और ऐसा करना दंडनीय बना दिया गया है। इस अनुच्छेद द्वारा जो अनुसूचित जाति और जनजाति को आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक अधिकार दिए गए हैं। 1955 में अस्पृश्यता अधिनियम बनाया गया और 1976 में इसमें संशोधन किया गया और इसका नाम रखा गया नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम 1955। एक बात और बता दूं, 1989 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अपराध अधिनियम भी बनाया गया था और इसमें विशेष कड़े प्रावधान किए गए थे। ये फोटो देख सकते हैं जो कि एक तालाब है, वो सिर्फ और सिर्फ जो है सवर्णों के लिए आरक्षित है। इसमें एससी या एसटी को छूने नहीं दिया जो है जाता था। अब हम देखते हैं आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 सभी प्रकार की उपाधियों का अंत किया जाता है। देखिए, प्राचीन और मध्यकालीन में जैसे महाराजा, सम्राट, राय बहादुर, राय बजाज, इस तरीके की उपाधि दी जाती थी। तो अब आर्टिकल 18 सभी प्रकार के जो टाइटल हैं, जो उपाधि हैं, उनका अंत करता है। लेकिन इसमें शर्त है, केवल सेवा और विद्या संबंधी सम्मान को छोड़कर उपाधि प्रदान नहीं की जाएगी। अर्थात जो सेवा संबंधी जो मेडल है या विद्या संबंधी जो डिग्री है वो दी जा सकती है। भारत का कोई नागरिक विदेशी राज्य से कोई उपाधि प्राप्त नहीं करेगा। यदि कोई विदेशी किसी लाभ के पद पर है तो राष्ट्रपति की सहमति के बिना किसी विदेशी राज्य से उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। मान लीजिए कोई विदेशी हमारे यहां पर किसी लाभ के पद पर काम कर रहा है और यदि वो अपने देश से कोई उसका देश उपाधि दे रहा है तो उसको राष्ट्रपति की अनुमति, हमारे राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होगी। यदि कोई व्यक्ति लाभ के पद पर है तो बिना राष्ट्रपति की अनुमति के बिना वो भी उपाधि स्वीकार नहीं करना पड़ेगा, उसे भी राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होगी।